हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। हम यहाँ MPPSC मेंस के इकोनॉमी वाले सेक्शन यानी अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को समझा था, GST को समझा था। अब इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब्सिडी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सब्सिडी का जो हिंदी अर्थ है वो है अर्थ सहाय। अर्थ सहाय यानी कि आर्थिक रूप से किसी को सहायता देना। परिभाषिक रूप से अगर देखें तो परिभाषा कहती है कि यह सरकार द्वारा आंशिक रूप से लागत को वहन करने मूल्य में कटौती का एक उपाय है। इसे हम और समझते हैं, सरकार जब कुछ विशेष वर्गों के लिए, जिसमें साधारण वंचित वर्ग, गरीब वर्ग या प्राथमिक क्षेत्र वाले जो वर्ग हैं, उनको आर्थिक लागत से कम कीमत पर कोई वस्तु या सेवा की आपूर्ति करती है, तब उस आर्थिक लागत की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया जो व्यय होता है, जो सरकार व्यय करती है, वो कहलाती है सब्सिडी। आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं, साधारण शब्दों में समझते हैं। सीधे सीधे शब्दों में देखिए, सरकार जब किसी वर्ग विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को, जैसे कि गरीब लोगों के लिए या आप आदिवासी समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति समुदाय के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जब इस टाइप के वर्गों के लिए सरकार कुछ ऐसा स्कीम लाती है या कोई ऐसा व्यय करती है जिससे उन्हें जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं वो सस्ते दर पर मिल सके, वही कहलाती है सब्सिडी। उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लीजिए प्याज है, प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 100 रुपये किलो प्याज चल रहा है। अब 100 रुपये किलो प्याज खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, जो निम्न आय वर्ग वाला तबका है, वो क्या 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करती है कि सरकार के पास, देखिए सरकार तो प्याज उगा नहीं रही, तो वो क्या करेगी, जो किसान हैं या जो उत्पादक हैं, जो प्याज उत्पाद करके बाज़ार में बेच रहे हैं 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, उनसे या तो वो प्याज खरीद लेगी और फिर उसको सस्ते दामों में बेचेगी, या फिर सरकार उन उत्पादकों को कहेगी कि भाई आप 100 रुपये नहीं, आप 20 रुपये किलो बेचिए। अब बच गया जो 80 रुपये का मार्जिन, वो कौन देगी आपको? सरकार देगी। यानी कि जो उत्पादक है उसे 100 रुपये में ही मिलेगा प्रति किलो प्याज के हिसाब से, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसे कितने रुपए के हिसाब से मिलेगा? उसे 20 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। आगे समझ में? ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है सब्सिडी। और सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे हम LPG गैस वगैरह लेते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह लेते हैं आप, है ना? तो गैस सिलेंडर अपन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अपन गैस सिलेंडर की ज़्यादा कीमत देते हैं, मतलब एक्चुअल कीमत देते हैं, फिर उसके बाद 100 या 150 रुपये जो भी होता है सब्सिडी के तौर पे हमारे खाते में वापस आ जाता है। तो ये जो सरकार ने हमें वापस कर दिया, तो ये क्या है? ये एक सब्सिडी है। आगे समझें। चलिए अब देखें तो सब्सिडी के कितने प्रकार होते हैं। सब्सिडी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष सब्सिडी यानी डायरेक्ट सब्सिडी, और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष सब्सिडी यानी कि इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी को और समझते हैं। डायरेक्ट यानी कि जैसे कि मान लीजिए LPG वाला सिलेंडर होता है, मैंने जाके LPG गैस खरीदी, मैंने पैसा दिया, सब्सिडी के तौर पे जो भी पैसा होना है वो कट करके किस पे मिल जाएगा? मेरे अकाउंट पे आ जाएगा। सरकार जो भी सब्सिडी दे रही है वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में मुझे दे देगी। ये क्या हो गई? डायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या है कि सरकार ने क्या किया कि जो उत्पादक है, जो गैस सिलेंडर वाली कंपनी है, उनसे कहा कि भैया आप 500 रुपये का ही सिलेंडर बेचोगे, ठीक है, और उसके ऊपर का जो भी आपको लगता है, मान लीजिए 700 रुपये का सिलेंडर है,
आप 500 रुपये में ही बेचिए, जो 200 रुपये का जो मार्जिन बच गया वो आपको सरकार दे देगी। तो मैं लेने जाऊंगा सीधा 500 रुपये में सिलेंडर लेके आ जाऊंगा। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है। जैसे आपको जो खास तौर से कृषि वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे उनको सस्ते दामों पे बीज मिल जाते हैं, सस्ते दामों में उर्वरक मिल जाते हैं, सस्ते दामों पे कीटनाशक मिल जाते हैं। तो सस्ते दामों में क्यों मिलते हैं? क्योंकि सरकार कहती है कि भाई आप जो बीज उत्पादक हैं आप इस सस्ते दाम पे उपलब्ध कराइए, और जो भी मार्जिन बच गया वो आपको कौन देगी? वो आपको सरकार देगी। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन लेक्चर में आगे बढ़ेंगे ना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब्सिडी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से दी जाती है, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसे अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि सब्सिडी के प्रकार लिखिए, तो भी आप इसमें यही जवाब लिख सकते हैं, या सब्सिडी के अलग अलग क्षेत्रों में बारे में लिखिए, तो आप तब भी यहाँ से पॉइंट्स लेकर अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए, जैसे खाद्यान्न सब्सिडी। खाद्यान्न सब्सिडी का बहुत अच्छा उदाहरण है आपकी राशन की दुकान। राशन की दुकान में जैसे कि जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल निचला तबका है, उनको कैसे 2 रुपये प्रति चावल मिल रहा है, 3 रुपये प्रति गेहूं मिल रहा है, 4 रुपये या 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मोटा अनाज मिल रहा है। लेकिन क्या सबको मिल रहा है? सबको नहीं मिल रहा है वो। तो अब एक्चुअल कीमत जैसे मान लीजिए जो गेहूं की है वो 20 रुपये प्रति किलो है, लेकिन जो गरीब तबका है उसको किस भाव पे मिल रहा है? उसको मिल रहा है 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो ये जो 18 रुपये का मार्जिन बच गया, ये 18 रुपये का मार्जिन कौन झेल रहा है या कौन दे रहा है अपनी जेब से? ये दे रही है सरकार। और जब सरकार इस तरह का मार्जिन देती है या इस तरह का व्यय जो है वो वहन करती है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सब्सिडी। तो ये क्या हो गई? खाद्यान्न सब्सिडी। उसी तरह से हम देखेंगे कृषि क्षेत्र में सब्सिडी। कृषि क्षेत्र में जैसा मैंने आपको बताया, सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध कराना, सस्ते दामों पर बीज उपलब्ध कराना, सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराना, सस्ते दामों पर कीटनाशक उपलब्ध कराना, सस्ता ब्याज मिल जाना। तो ये सब क्या है? ये सब एक कृषि क्षेत्र के सब्सिडियां हैं। फिर आगे बढ़ते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ की बात करूँ, जैसे आपका हो गया केरोसिन हो गया, जिससे मिट्टी का तेल हम कहते हैं, उसके बाद पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इनकी वास्तविक कीमत या इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कुछ और होती है। और फिर जब हमारे पास जैसे मान लीजिए 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल चल रहा है, तो सरकार ने कहा कि 100 रुपये नहीं, हम 70 रुपये बेचेंगे। जो 30 रुपये का मार्जिन है, जो 30 रुपये कंपनियों को घाटा हो रहा है, सस्ते में बेच रही है, वो 30 रुपये कौन देगा? सरकार देगी। तो ये क्या हो गया? पेट्रोलियम क्षेत्र में सब्सिडी। आगे बढ़ते हैं धार्मिक सब्सिडी। धार्मिक सब्सिडी में क्या होता है कि जैसे जब लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, जैसे कि हज यात्रा हो गई, तीर्थ यात्रा हो गई, तो ये जब इस तरह की यात्राएं करते हैं, तो इस तरह की यात्राओं करने के दौरान आपने देखा होगा सरकार और प्रशासन तरह तरह के स्कीम लेके आते हैं, तरह तरह की योजनाएं लेके आते हैं धार्मिक यात्राओं के नाम पर, जैसे कि तीर्थ यात्रा योजना, हज योजना। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि इन यात्राओं को कराने के लिए या इन यात्राओं को करने के लिए जो भी खर्चा आता है, उसमें से कुछ खर्च कौन वहन करता है? जो तीर्थ यात्री होता है वो। और कुछ खर्च कौन वहन करता है? कुछ वहन करता है प्रशासन, कुछ या फिर जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो वहन करती है। तो इस प्रकार से जो खर्चा प्रशासन के द्वारा वहन किया गया वो क्या हो गया? धार्मिक क्षेत्र की सब्सिडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कर सब्सिडी। कर सब्सिडी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कुछ न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ नए नए उद्योग स्थापित होते हैं। अब नए नए उद्योग के हिसाब से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नया उद्योग लगाया, जब नया उद्योग व्यक्ति लगाता है तो कई तरह के लाइसेंस उसे लेने होते हैं, कई प्रकार के कर उसे अदा करने होते हैं। तो अब मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसी स्कीम लेके आई कि भाई आप कोई भी नया बिजनेस चालू करिए, कोई नया उद्योग स्थापित कीजिए, तो 5 साल तक हम आपसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं लेंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गई? आपकी कर वाली सब्सिडी, कि मुझे अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो मैं 5 साल तक अपना बिजनेस को 5 साल में उस बिजनेस को क्या कर लूँगा? इस्टेब्लिश कर लूँगा। तो क्या हो गई? आपकी कर सब्सिडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है शैक्षणिक लोन सहायता
सब्सिडी शैक्षणिक लोन की, जैसे कि हमने जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में भी बहुत सारी स्कीम सरकार के द्वारा लाई जाती है, प्रशासन के द्वारा लाई जाती है। जैसे कि आपको विदेश में अगर पढ़ाई करना है, उसके लिए आपको हायर एजुकेशन लेना है, उसके लिए आपको टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है उसके लिए, तो जो भी आप लोन जिस भी बैंक से या संस्थान से ले रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या करती है, आपको एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि भाई मान लीजिए आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो उसमें से ब्याज मिला के आपको मान लो 15 लाख रुपए चुकाने हैं। तो सरकार ने कहा कि उसका जो ब्याज है आधा आप चुकाओ, आधा हम चुकाएंगे, यानी कि 2.5 लाख की ने क्या दे दी, आपको सब्सिडी दे दी। इस प्रकार से कई सारी स्कीमें, कई सारी योजनाएं चलती हैं। आगे देखते हैं, आगे है छात्रवृत्ति अनुदान। छात्रवृत्ति अनुदान जो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप दी जाती है हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, महिलाओं को, बालिकाओं को, बच्चों को, तो ये सब क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, सब्सिडी है। फिर है पेंशन भुगतान। सरकार के द्वारा कई प्रकार की पेंशन योजनाएं लाई जाती हैं, जिसके तहत कुछ अंश जो होता है वो जो पेंशन धारक होता है वो जमा करता है, फिर उसके बाद कुछ अंश सरकार जमा करती है और इस प्रकार से उसे पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर कर लिया जाता है। आगे है मनरेगा की मजदूरी। मनरेगा की मजदूरी की बात करूं तो कहीं कभी कभी ऐसे कोई योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती है जिसके तहत जो मनरेगा के मजदूर होते हैं या मनरेगा स्कीम के तहत कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, उनको या तो ज़्यादा रोज़गार दिया जाता है, या अगर वो रोज़गार उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उनको उसका मुआवजा दिया जाता है। और ये सब क्या है, ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है। जैसे कि हाल ही में हमने डिस्कस किया था हमारे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, तो हमने देखा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बाढ़ पीड़ित वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के लिए अतिरिक्त 50 दिन का मनरेगा रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नकद अर्थ सहाय, जिसको हम कैश सब्सिडी कहते हैं। कैश सब्सिडी का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण से जैसे आपको बताया कि हम गैस सिलेंडर लेते हैं और हम मतलब जो उसका पूरा पैसा अदा करते हैं और सरकार को जो भी सब्सिडी देनी होती है वो क्या करती है, वो हमारे अकाउंट में डाल देती है। उसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती है, तो स्कॉलरशिप वगैरह भी क्या होती है, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें जो विद्यार्थी होता है, जो छात्र होता है, उसके अकाउंट में वो पूरा पैसा दे दिया जाता है कि भाई आप जाइए और बाहर जाके पढ़िए, या जो भी आपको फीस देनी है वो दे दीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, नगद अर्थ सहाय यानी कैश सब्सिडी, जिसमें आपको डायरेक्ट कैश आपके अकाउंट पे दे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सब्सिडी दी जा रही है इसके क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ होता है कमजोर वर्ग को ये लाभ पहुंचाता है। कमजोर वर्ग को ये फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जो कमजोर वर्ग है जो उस वस्तु को या उस सेवा को उस दाम पर, उस कीमत पर नहीं खरीद पा रहा है, तो सरकार क्या करती है, सरकार उसको सस्ता कर देती है सब्सिडी देकर। जैसा मैंने आपको प्याज वाले उदाहरण से समझाया कि 100 रुपये किलो प्याज है, सरकार ने कहा कि नहीं आप 20 रुपये किलो बेचिए, बाकी के जो 80 रुपये हैं वो हम आपको देंगे। तो इस तरह से जो कमज़ोर वर्ग है, जो निम्न आय वर्ग है, उसको क्या होगा, सस्ते दामों पर, सस्ते दरों पर वो प्याज उपलब्ध हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसान को मिलती है सहायता, यानी कि जो किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में चलाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, सस्ते दामों पर बिजली, सस्ते दामों पर ब्याज, सस्ते दामों पर बीज, सस्ते दामों पर उर्वरक और सिंचाई के सस्ते साधन, ये सारी चीज़ें कृषि क्षेत्र में उपलब्ध हैं जो किसानों को और कृषकों को सहायता पहुँचाती है। अगला है बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करती है या बेरोजगारी को कम करने में सहायक होती है। ये कैसे सहायक होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं बेरोजगार व्यक्ति हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई उद्योग स्थापित करूँ, कोई बिजनेस करूँ, छोटा या बड़ा जो भी है। अब मान लीजिए मैं बैंक जाता हूँ, बैंक में सरकार ने कोई योजना ली है कि भाई आप बैंक से इस योजना के तहत अगर आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई उद्योग स्थापित करने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर जो ब्याज लगेगा उस पर सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस तरह से मुझे सस्ते दामों पे ब्याज मिल जाएगा, सस्ते दामों पर कर्ज मिल जाएगा, जिससे से मैं अपना उद्योग स्थापित कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, धंधा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी है उसको भी कम करने में सब्सिडी सहायता करती है। अगला है आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबन। जैसे मैंने बताया कि बेरोजगारी ये कम करती है, ये उसी प्रकार से ये हमें
आत्मनिर्भर बनाने में और स्वावलंबी बनाने में सहायता करती है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, जब उन्हें खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो बड़े साहूकार हैं, बड़े ज़मींदार हैं, उनके पास जाकर आपको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़े या ऐसी कोई स्थिति बन जाए, तो उससे बचने के लिए ये क्या होता है, सब्सिडी अगर आपको मिल जाए, सस्ते दामों पर ब्याज मिल जाए या सस्ते दामों पर बीज मिल जाए या सस्ते दामों पर आपको खाद और उर्वरक मिल जाए, तो क्या होगा, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप स्वावलंबी बनेंगे, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। फिर देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में सुधार। आर्थिक क्षेत्र में सुधार की बात करूं तो सब्सिडी से क्या होता है, सब्सिडी से पैसा जो होता है वो मार्केट में जाता है, सरकार अपना पैसा लेके लोगों में बांटती है। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। जब खरीदारी करेंगे यानी कि मांग बनेगी तो उसका चीज़ों का उत्पादन होगा, और इस तरह से जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो सर्किल है वो चलने लगेगा और अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ने लगेगी। फिर है ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी का जो मुख्य लक्ष्य है या सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है लोक कल्याण, समाज कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ाना या उसको स्थापित करना या उसके लिए जो हमने उद्देश्य बनाए हैं उनको पूरा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सब्सिडी के नुकसान या सब्सिडी से होने वाले हानि के बारे में। जो इसका पहला नुकसान है वो है किसी और को फ़ायदा पहुंचना। कभी कभी सब्सिडी जब हम देते हैं या माफ़ कीजिएगा, जब कभी कभी सब्सिडी जब सरकार देती है तो इसका फ़ायदा उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता या उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि सस्ते दरों पर बिजली उपलब्ध हो रही है किसानों को, तो वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उन सभी के लिए एक जैसे, मतलब सभी किसान के लिए तो बिजली सस्ते दर पर ही रहेगी। सस्ते दरों पर अगर बीज उपलब्ध करा रही है सरकार, तो वो चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सभी किसानों को सस्ते दर पर ही मिलेगी। तो एक ये इसका नुकसान है या एक इसमें एक कमी है। फिर है जैसे कि मैंने बताया कि अमीरों को भी सब्सिडी मिल जाती है, छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, गरीब किसान हो, अमीर किसान हो, सबके लिए सब्सिडी जो मिलेगी, किसानों वाली सब्सिडी, वो दोनों को एक ही जैसी मिल जाएगी। फिर है सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं होना। कभी कभी सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए बीज जो है, बीज सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, लेकिन जो बड़ा किसान है, जो धनी किसान है, उसने क्या किया कि सस्ते दामों पे अगर बीज उपलब्ध हो रहे हैं तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा बीज खरीद के अपने पास रख लिए, तो ये एक तरह से उसको फ़ायदा हो गया, और जो जिसको फ़ायदा इस सब्सिडी का पहुँचना चाहिए उसको नहीं पहुँच पा रहा है। कभी कभी ये होता है कि जो सब्सिडी का पैसा आता है, चाहे वो मान लीजिए किसी को हमने कैश दे दिया, कैश ट्रांसफ़र कर दिया किसानों के खाते में, अब वो किसान जो है, मान लीजिए उसने जिस काम के लिए हमने दिया है, हमने किसान को किस काम के लिए पैसा दिया है, हमने किसान को खेती करने के लिए पैसा दिया है, लेकिन अब वो खेती करने की बजाय मान लीजिए किसी व्यसन में उसको खर्चा कर दे या किसी और चीज़ में खर्चा कर दे, तो इस तरह से वो सब्सिडी का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर का बोझ, अधिक कर का बोझ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्सिडी एक बहुत बड़ा खर्चा है हमारे सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। तो जितना ज़्यादा सरकार सब्सिडी में खर्चा करती है तो उतना ज़्यादा सरकार के ऊपर जो राजस्व है, जो बोझ है, वो बढ़ता जाता है। अब देखिए, सरकार को मान लीजिए किसानों के लिए सब्सिडी देनी है, तो सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। सरकार पैसा लेती आम जनता से, करों के माध्यम से, प्रत्यक्ष कर के माध्यम से, अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से। लेकिन अब सरकार को कोई स्कीम चलानी है, मान लीजिए सरकार को जितने भी किसान हैं उन्हें मुफ्त बिजली देनी है। अब मुफ्त बिजली देने हैं तो जो बिजली कंपनी है उसको तो सरकार पेड करेगी, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा कहाँ से लाएगी? वो पैसा लाएगी आम जनता से, जो कर वसूलती है उसको बढ़ा देगी, वहाँ से पैसा आएगा, और वो पैसा किसको दे देगी? जो बिजली कंपनियां हैं उनको। या खाद फ्री में उपलब्ध करानी है तो खाद कंपनी उनको, या बीज फ्री में उपलब्ध कराने हैं तो बीज कंपनियों को। तो इस प्रकार से जो कर का बोझ है, वो कर का बोझ जो होता है वो जैसे जैसे या सरकार जितनी ज़्यादा सब्सिडियाँ बांटेगी तो ये जो कर का बोझ है वो भी उस अनुपात में बढ़ने लगता है। फिर है उत्पाद में कमी। सब्सिडी देने से उत्पाद में कमी आती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्याज, अब सरकार कह रही है कि नहीं, हाँ आप तो 20 रुपये में बेचिए, जो भी मार्जिन रहेगा वो हम आपको
पेड कर देंगे। लेकिन मार्केट तो में तो 20 रुपये के हिसाब से प्याज बिक रही है सब्सिडी के साथ। अब कहानी है कि जब चीज़ सस्ती बिकने लगती है तो उसकी जो उत्पादकता है, लोग सोचते हैं कि भाई जो दूसरे किसान हैं वो सोचेंगे कि यार जब हमें 20 ही रुपये में प्याज बेचना है तो हम क्यों इसका उत्पादन करें, प्याज की जगह हम कुछ और उगाएं, शायद टमाटर उगाएं या आलू उगाएं या कोई दूसरा उत्पाद करें। तो इस प्रकार से जो उत्पाद होता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे कि मैंने आपको कृषि सब्सिडी के बारे में बात की, अब हम उसी तरह से देखते हैं फार्म सब्सिडी। फार्म सब्सिडी यानी कि जब कृषि क्षेत्र में जो भी सब्सिडी दी जाती है, जो भी अनुदान दिए जाते हैं, जो भी अर्थ सहाय दिया जाता है, वो सब क्या कहलाता है, फार्म सब्सिडी। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कृषि सब्सिडी के बारे में लिखिए, अगर आपको पूछा जाए फार्म सब्सिडी के बारे में लिखिए, अगर आपको पूछा जाए कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले जो अनुदान हैं उनके बारे में लिखिए, उनके बारे में चर्चा कीजिए, तो इन सारे चीज़ों का मतलब एक ही होता है, वो होता है फार्म सब्सिडी। चलिए आगे देखते हैं। फार्म सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो फार्म सब्सिडी भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यक्ष सब्सिडी, माफ कीजिएगा, पहली होती है प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कृषि क्षेत्र में जो भी अनुदान दिए जाएंगे, कृषि क्षेत्र में जितनी भी सब्सिडी दी जाएगी वो सब फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आ जाएगी। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में या डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जब पैसा दे दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। ठीक है। अब इसके लाभ देख लें, या कि ये किस प्रकार से सहायता करता है या ये किस प्रकार से योगदान अपना देता है। सबसे गरीब तबका है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको उनकी गरीबी दूर करने में ये बड़ी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद ये कृषकों को एक सही क्रय शक्ति प्रदान करता है। सही क्रय शक्ति का मतलब है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 100 रुपये किलो प्याज है, लेकिन सरकार उसको सब्सिडी करके कितने में बेच रही है, 20 रुपये में बेच रही है। लेकिन जब सरकार 20 रुपये में बेच रही है तो वो एक जगह निर्धारित कर देगी कि भाई आप इसी दुकान से प्याज लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको सब्सिडी दे के रखी है तो ये 20 रुपये में बेचेगा। हो सकता है उसके बाजू वाला 100 रुपये में ही बेच रहा हो। तो होगा क्या कि उस व्यक्ति की या हमारी एक मजबूरी है कि हमको अगर 20 रुपये की प्याज चाहिए तो हमें उसी दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा। ठीक। अब हो सकता है वो दुकान वाला प्याज जो है वो अच्छी बेच रहा हो, नहीं बेच रहा हो, ख़राब बेच रहा हो, जैसे भी बेच रहा हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि अगर हमें 20 रुपये प्याज चाहिए तो हमें उसी दुकान पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास कैश आ गया, सरकार ने कहा कि भाई आपको 100 रुपये किलो प्याज के हिसाब से हम आपके अकाउंट में दे देते हैं, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से आप प्याज ले लीजिए। तो अब मेरे अकाउंट में 100 रुपये आ गए, तो अब मैं जहाँ अच्छा लगेगा, जिस दुकान में अच्छा लगेगा, जिस मार्केट में अच्छा लगेगा या जहाँ मुझे पसंद आएगा वहाँ से मैं जाके प्याज खरीद लूँगा। तो ये क्या हो गया, ये मुझे एक वास्तविक क्रय शक्ति मिल गई। इसी तरह से जब हम किसानों के खातों में डायरेक्ट कैश दे देते हैं तो उनको जहाँ से बीज खरीदना हो वहाँ से बीज खरीद सकते हैं, जहाँ से उन्हें खाद खरीदना हो जब वो खाद खरीद सकते हैं, जिस तरह की कीटनाशक का प्रयोग करना है वो अपने मन के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है सार्वजनिक क्षेत्रों के कोषों के दुरुपयोग पर नियंत्रण। जिस प्रकार से होता यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं यानी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, उनके लिए जो कोष बनाए जाते हैं, उनके लिए जो फंड्स बनाए जाते हैं, तो होता यह है कि अब उन फंड्स से पैसा जा रहा है। अब मान लीजिए सब्सिडी के नाम पर, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए सस्ते बीज उपलब्ध कराने के लिए किसी कंपनी को हायर कर लिया गया, तो इन फंड से निकाल कर उस कंपनी को पैसा दे दिया जाएगा कि भाई आप ये पैसा रखिए और जो किसान हैं उनको सस्ते दामों पर आप बीज उपलब्ध कराइए। अब हो सकता है कि भाई जो कंपनी है वो फ्रॉड हो या वो गलत हो या वो सही प्रकार के बीज उपलब्ध ना करा पाए, या जो सरकारी तंत्र है उसमें कुछ भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से जो सही दाम पर किसानों को बीज उपलब्ध होने चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जो फंड बनाए गए हैं, जो कोष बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग भी रुकता है, क्योंकि ये जो पैसा है जो सार्वजनिक कोषों में जा रहा है तो इन कोषों में जाने से बजाय वो डायरेक्ट किसके अकाउंट में पहुंच रहा है, डायरेक्ट उस व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच रहा है जिसको ये लाभ देना चाहिए या ये लाभ मिलना चाहिए। फिर वास्तविक लाभार्थी की पहचान। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ये क्या पैसा किसके अकाउंट में जाता है या किसके हाथों में मिलता है, वो उस व्यक्ति के हाथों में मिलता है जिसको इस
योजना के तहत लाभ प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो कैश है उस लाभार्थी को हम नहीं देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम किसानों को डायरेक्ट कैश ना देकर कि भाई चलो आपको सस्ते बीज चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, आपको सस्ती खाद चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, आपको सस्ता ऋण चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, आपको कर्ज माफ़ी चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे, आपको सिंचाई के लिए, कृषि के लिए सस्ते उपकरण चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन कैश आपको नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया प्याज वाले उदाहरण से कि सरकार को सस्ती या सब्सिडी वाली प्याज उपलब्ध करानी है, तो उसने क्या किया, एक दुकान निर्धारित कर ली, उनसे कहा कि भाई आप ये पैसा लीजिए और सबको सिर्फ 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये आपको प्याज बेचनी है। तो इस हिसाब से 100 रुपये प्रति किलो वाली प्याज मुझे 20 रुपये में मिल रही है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह की सब्सिडी है, लेकिन ये मुझे किस माध्यम से मिल रही है, इनडायरेक्ट माध्यम से मिल रही है। आगे समझिए। तो इसी प्रकार जब कृषि क्षेत्रों में जो उर्वरक है, जो ऋण है, जो सिंचाई और कृषि के उपकरण हैं, जो बिजली है, जो कीटनाशक है, तो इनके लिए जब सरकार सब्सिडी देती है किनको, कंपनियों को या उपलब्ध करवाने वाले लोगों को, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अप्रत्यक्ष सब्सिडी। फिर ये जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी का जो सबसे मुख्य लक्ष्य होता है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि किसानों को जब सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाएगी, सस्ता ब्याज मिल जाएगा, सस्ते में उन्हें फसल मिल जाएगी, सस्ते में उन्हें खाद मिल जाएगी, उर्वरक मिल जाएगा, कीटनाशक मिल जाएगा, तो उनका जो उत्पादन है, जो वो उत्पादित करेंगे वो भी मार्केट में वो सस्ते रूप में बेचेंगे। तो जब वो सस्ते कीमतों पे बेचेंगे तो इस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय या विश्व बाजार पर अपने उत्पाद लेकर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। आगे समझ में नहीं आया तो देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गेहूं की उपज की, गेहूं उगाया और जो पूरा खर्चा और सब मिला के उसे ऐसा लगता है कि जो उसका गेहूं है वो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकना चाहिए। अब वो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने गया कहाँ, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में वो बेच रहा है या खुले बाज़ार में वो बेच रहा है। अब कोई दूसरा किसान आया, मान लीजिए कोई अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो अब कोई दूसरा किसान है जो मान लीजिए किसी दूसरे देश से है, वो बेच रहा है 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है जो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है उसका ही गेहूं बिकेगा। या सामने वाला भी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है और हम भी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो हम एक प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे कि भाई जिसका गेहूं अच्छा होगा वो उसका गेहूं बिक जाएगा। तो इस प्रकार से जब जो कृषि उत्पाद होते हैं, जो कृषि के उत्पादन होते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, आपका दाल हो, सरसों हो, तेल हो, राई, तो ये सारी चीज़ें हैं जो है वो जब इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं, तो जब इनके दाम कम होते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं, कंपटीशन एक कर पाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या सहायता और योगदान के बारे में हम बात करते हैं। जैसा पहला मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है या सबसे बड़ा लाभ है या सबसे बड़ी सहायता ये या योगदान ये कहलाएगा कि ये जो कृषि उत्पाद है उसको इतना सस्ता या इस प्रकार का बना देता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट या विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाए। फिर है कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती है, सस्ता ब्याज मिल रहा है, सस्ता बीज मिल रहा है, सस्ती खाद मिल रही है, तो इससे जो उत्पाद होगा उसको जब किसान बेचेगा तो उसको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो कृषि का व्यवसाय है वो लाभदायक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है या लाभदायक व्यवसाय के रूप में इसे बनाने में इसे सहायता मिलती है। फिर है जो किसान होते हैं खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग सेक्टर या इस तरह के सेक्टर वगैरह नहीं होते हैं, तो जनरली वो अपने खेती के लिए या बीजों के लिए, फसलों के लिए, ट्रैक्टर के लिए या कृषि उपकरणों के लिए वो क्या करते हैं, बड़े ज़मींदारों के पास या बड़े साहूकारों के पास वहाँ पर जाके ब्याज में पैसा ले लेते हैं। अब वहाँ पे जो ब्याज उनको लगता है वो काफ़ी बड़े ब्याज दर पे वो पैसा वहाँ से ले लेते हैं।
तो ये जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी की वजह से जब किसान को सस्ते में ऋण मिल जाता है तो वो क्या होता है कि तो ये जो किसान होते हैं ये बड़े साहूकार और बड़े ज़मींदारों के पास जाने से बच जाते हैं। और जो एक कहा जाता है कि जब वो साहूकार या ज़मींदारों के यहाँ जब किसान अपना ज़मीन रख के वो ब्याज में कुछ पैसा ले लेता है तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो चुका नहीं पाता है। चलिए आगे देखते हैं अपन। फिर है फार्म सब्सिडी की आलोचना, या इसमें क्या कमियां हैं, या इसकी क्या परेशानियां हैं, या इसमें क्या कमज़ोरियां हैं, इनको थोड़ा हम देखते हैं। पहला है कि फार्म सब्सिडी का जो लाभ होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रत्यक्ष रूप से का मतलब है कि डायरेक्ट हम किसान के खाते में कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ मिल जाता है वो मिल जाता है जो बड़े किसान हैं उनको, क्योंकि किसी किसान को अगर सरकार कृषि से संबंधित कोई लाभ देगी तो वो उसके ज़मीन के हिसाब से देगी। मान लीजिए सरकार ने कहा कि प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपये सबको मिलेगा। अब जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, जितना बड़ा जितनी बड़ी खेती होगी, जितना बड़ा ज़मीन होगी, वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी सरकार से प्राप्त कर लेगा। वहीं जो छोटा किसान है जिसके पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा है वो क्या कर पाएगा, क्या उसको वो सब्सिडी उतनी पर्याप्त सब्सिडी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। चलिए दूसरा ये है कि जो सब्सिडी वगैरह जो प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है वो बैंक अकाउंट में दी जाती है, बैंकिंग के माध्यम से दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पर बैंकिंग सुविधा नहीं है, और अगर है भी तो वो उनके घर से या बहुत दूर दूर उनको बैंकिंग के लिए, एटीएम के लिए, बैंक के लिए जाना पड़ता है। तो एक ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है कि बिना बैंक अकाउंट के उनको हम ये सब्सिडी उन तक नहीं पहुंचा सकते। अगला है अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी उत्पादन प्रक्रिया को हतोत्साहित करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मान लीजिए कोई चीज़ अगर महंगी होने के बावजूद भी अगर सस्ते दरों पे मिल रही है तो जो उत्पादन है, उत्पादन करने के लिए जो प्रोत्साहन है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा किसान है जिसको सब्सिडी वाली खाद मिल गई, सब्सिडी वाला बीज प्राप्त हो गया और सारी चीज़ें उसको सब्सिडी पे मिल गई है। अब वो उत्पादन करके चीज़ों को सस्ते दामों पे बेच रहा है। वहीं एक दूसरा जो किसान है, मान लीजिए उसको सब्सिडी वाली चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो वही उत्पाद वो जाहिर सी बात है महंगे में बेचेगा। तो इस वजह से उसको उत्पादन करने के लिए जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। उसी तरह से वो भी यही सोचेगा कि भाई मैं भी ऐसे उत्पाद ही लगाऊं या ऐसे ही चीज़ों का उत्पादन करूं जिसमें मुझे सब्सिडी मिलती हो। फिर है अशिक्षा और जागरूकता की कमी। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अशिक्षा और जागरूकता की कमी देखी जाती है। बहुत सारी सरकारी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम हैं, वो जो लाभार्थी है उस तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो उस योजना के बारे में, उस स्कीम के बारे में ना जागरूक है और ना ही उसको इस बारे में जानकारी है। चलिए अगला है भ्रष्टाचार। प्रशासन में भ्रष्टाचार की वजह से जो लाभार्थी है उस तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जो स्कीम्स पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती है। अगला है प्रमाणीकरण संबंधी कुछ परेशानियां हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो बैंक खाते हैं और काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह जो आधार कार्ड है उनके माध्यम से दी जाती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है आपको बायोमेट्रिक जो प्रमाणीकरण है वो देने होते हैं, आपको फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं या आपको रेटिना स्कैन वगैरह देना होता है। कभी कभी किसी वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं आ पाते हैं या बायोमेट्रिक जो उपकरण होते हैं वो प्रॉपरली या ठीक पुराने होने की वजह से ठीक तरह से स्कैन नहीं कर पाते। इस वजह से भी कभी कभी जो लाभार्थी होता है वो योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाता है। फिर है अगला, जैसे मैंने आपको कहा, सब्सिडी का सही इस्तेमाल ना हो पाना, कि सब्सिडी जो होती है, जो सब्सिडी के रूप में जो पैसा मिला है या जो सब्सिडी के रूप में जो चीज़ें मिल रही हैं, मान लीजिए किसी किसान को सस्ते दरों पर उसको सब्सिडी के रूप में सस्ती
ब्याज मिल रहे हैं, सस्ती खाद मिल रही है, और उस सस्ती खाद को या उस बीज का खुद प्रयोग ना करके किसी और को बेच दे, तो एक तरह से ये क्या हो गया, आपकी सब्सिडी का दुरुपयोग हो गया या सब्सिडी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो। फिर सरकार पर बोझ पड़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्सिडी वगैरह देने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएगी, दूसरे उपाय करेगी जिनसे वो सब्सिडी के लिए पैसा इकट्ठा कर पाए। तो इसका बोझ किस पर होगा, इसका बोझ सरकार पर आएगा, और सरकार के द्वारा ये बोझ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो आम जनता है, जो टैक्स पेयर्स हैं, उन पर ये कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष अर्थ सहाय यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसे डीबीटी भी कहते हैं। इसको हम देखते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब है जब खातों में आपके सीधे सीधे धनराशि दे दी जाती है। ये एक तरह का आपका क्या हो गया, प्रत्यक्ष सब्सिडी या प्रत्यक्ष हस्तांतरण। लेकिन इस स्कीम में क्या होता है कि इस स्कीम के तहत आपको किसी चीज़ के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसमें डायरेक्टली आपको एक विशेष वर्ग को या एक विशेष समुदाय को या एक विशेष कार्य हेतु एक सब्सिडी या माफ़ कीजिएगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, डायरेक्ट आपको आर्थिक सहायता दे दी जाती है। तो ये क्या है आपका डीबीटी। इसकी बात करूं तो डीबीटी जो है ये 1 जनवरी 2013 से लागू हुआ था। इसे सीधे नगद भुगतान योजना के अंतर्गत चालू किया गया था। इसके लाभ की अगर मैं बात करूं तो इसका लाभ, सबसे पहला लाभ ये होता है कि जो लीकेज होता है एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाने में, वो लीकेज पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे पुराने समय में क्या होता था या पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें मान लीजिए मुआवजे बंटने हैं। अब मुआवजे बंटने हैं तो जो पैसा है वो पैसा क्या होता है सरकार से, फिर अधिकारियों, फिर निम्न अधिकारियों, फिर निम्न अधिकारी फिर क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों को वो चेक वितरित करेंगे या वहाँ का सर्वे करके लाएंगे और सबके नाम लिख के लाएंगे, भाई इनको इतना इतना चेक या इतना इतना मुआवजा बंटना चाहिए। फिर सरकार उनको उनके चेक प्रदान करेगी। अब वो चेक भी हो सकता है या कैश धनराशि भी हो सकती है। तो वो जब इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा तो भाई होगा क्या कि ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचार है उसकी संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में लीकेज ये हो सकता है कि भाई सरकार ने मान लीजिए 1000 रुपये दिया, वो पहुँचते पहुँचते मान लीजिए सबका हिस्सा बांटी और वो भ्रष्टाचार की वजह से पहुँचते पहुँचते वो 100 या 200 ही रुपये जो लाभार्थी उस तक पहुँच पाया। तो जब डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है पैसा, जैसे मान लीजिए जो भी लाभार्थी है या जिसके अकाउंट में वो पैसा जाना है, तो होगा क्या कि डायरेक्ट सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पहुंचा देगी। तो बीच वाले जो भी लोग हैं उनका जो काम है वो रहेगा ही नहीं। तो जो लीकेज है उस पर सरकार क्या कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है। अगला है पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। जब डायरेक्ट पैसा आ रहा है तो मुझे पता है कि सरकार मुझे कितना पैसा दे रही है, वो सीधा मेरे ही अकाउंट में आने वाला है। तो सरकार जो स्कीम के तहत जो सारी चीज़ें दी गई है उसी के तहत मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें क्या है, पूरी तरह से पारदर्शिता है। मुझे पता है कि किस स्कीम के तहत मुझे कितना पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो वंचित वर्ग होते हैं, जो गरीब वर्ग होते हैं या इस तरह के जो समुदाय होते हैं, उनको जब डायरेक्ट बेनिफिट के तहत पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो सबसे ज़्यादा एक सहायता उनकी होती है। और सहायता में जो किसी लाभ या किसी योजना के तहत लाभ पाने के लिए जो आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता उन्हें, तो डायरेक्टली उनको इस योजना का लाभ सीधा सीधा मिल जाता है। फिर है इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें आप एक लक्षित व्यक्ति को या एक लक्षित समुदाय को सीधा लाभ पहुँचा सकती है सरकार। जैसे मान लीजिए उन्हें विद्यार्थियों को देना है या बालिकाओं को छात्रवृत्ति देनी है या महिलाओं को कोई धनराशि प्रदान करनी है, तो सरकार बैठे बैठे अपने खाते से उस लक्षित समुदाय को, उस लक्षित व्यक्ति को या उस लक्षित वर्ग को धन स्थानांतरित कर सकती है। अब देखते हैं इस डायरेक्ट बेनिफिट को ट्रांसफ़र करने को में काफ़ी सारी कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ विसंगतियां हैं या कुछ समस्याएं हैं, इनको भी हम देखते हैं। अगर बात करूं तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है ये किस में किया जाता है, सरकार के बैंक अकाउंट से जो लाभार्थी है उसके बैंक अकाउंट में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबके पास ही बैंक अकाउंट हो। हालांकि सरकार कई सारे
योजनाएं जैसे कि आप जन धन अकाउंट और इसके माध्यम से सभी को अब एक बैंक खाता उपलब्ध कराने में पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी आप अगर देश में कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां आज भी बैंकिंग नहीं पहुंच पाई है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज ये बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को या उन लोगों तक वो जो योजना का लाभ है वो नहीं पहुंच पाएगा। अगला देखते हैं, फिर अगर मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट है तो या तो बैंकिंग आपके पास काफ़ी दूर है, जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर जाके आपको बैंकिंग करनी पड़ेगी या वहाँ पर बैंक होगा। फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा कि नेटवर्क और बिजली वगैरह की समस्या रहती है, तो बैंक अकाउंट में अगर आपके पास बैंक अकाउंट है भी लेकिन आप उस बैंक में मान लीजिए बिजली नहीं है, नेटवर्क की समस्या है, तो भी आपको एक खाते से दूसरे खाते में पैसा पहुंचाने में समस्या होगी। अगला है राशि का दुरुपयोग। राशि के दुरुपयोग की बात करूँ तो जो इसमें डायरेक्ट कैश दे दिया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी जो लाभार्थी है वो किसी अगर व्यसन में या किसी दूसरी चीज़ में उसको खर्च कर देता है, तो ये एक तरह से इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले पैसे का दुरुपयोग है। शिक्षा और जागरूकता की कमी, जैसा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो निचला तबका है, जो वंचित वर्ग है, उनमें आज भी शिक्षा और जागरूकता की कमी है। इसकी वजह से जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए या वो अपने अधिकारों के या अपने इन योजनाओं के बारे में जानते नहीं हैं, तो उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने सब्सिडी को पढ़ा, सब्सिडी को समझा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को भी समझा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे पेड यूज़र हैं तो आपको इस लेक्चर से संबंधित सारे PDFs मिल गए होंगे या नहीं मिले होंगे, तो इस लेक्चर के बाद आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है तो ही घर से बाहर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।